हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स नॉन मेटल्स में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। एक बार क्विक रिवाइज करेंगे उन चीज़ों को और फिर आज आगे कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो मेटल को आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? उस मटेरियल से स्टार्ट किया था, उस चीज़ से स्टार्ट किया था जिसे आप कह रहे थे कि जितनी हमारी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बन रही। जैसे मैं कह रही हूँ ये पेन है, तो ये पेन किससे मिलकर के बना हुआ है? कोई तो चीज़ है जिससे मिलकर के बना हुआ है। इसकी आउटर कवरिंग देखिए तो प्लास्टिक की हो सकती है। प्लास्टिक की है तो वो प्लास्टिक क्या हो गया? आपका मटेरियल हो गया। ओके, जो कपड़े हम लोगों ने पहने हैं वो किसी फैब्रिक से मिलकर बने हुए हैं, वो फैब्रिक हमारे लिए क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ओके, आपके आगे स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन में बहुत सारी चीजें होंगी और वो स्क्रीन प्लास्टिक की हो सकती है, उसमें कई तरह के मेटल्स यानी जो आपकी क्या अलग अलग वायर्स लगी हो सकती हैं वो होंगे। ओके, कहीं पर आप आयरन देख रहे होंगे लगा हुआ, कहीं पर आप कह रहे होंगे ये चीज कॉपर की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये वही मटेरियल है और उस मटेरियल को उसके गुणों के आधार पर, अलग अलग प्रॉपर्टीज हम देखते हैं उसकी और गुणों के आधार पर क्या करते किया जाता है? अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जहां पर हमने कितनी चीजों की बात की, मेटल्स की बात की और नॉन मेटल्स की बात की, साथ ही मेटेलॉइड्स की बात की। ओके, तो मेटल आपकी क्या थी? धातुएं थी। धातुएं कौन सी वस्तु थी? जो आप कह रहे थे कि तन्य है, जिसमें क्या हो रहा है? मैलिएबिलिटी का गुण है, जिसमें आघात वर्ध्यता का गुण है, जो भंगुर नहीं है, कठोर है, साथ ही ठोस अवस्था में आपको ज्यादातर दिख रही है, जिनका गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उन सबको आप क्या कह रहे थे? धातु कह रहे थे। इसी के विपरीत अगर क्या होगा? कोई चीज क्या होगी? तन्य नहीं है, उसमें भंगुरता का गुण भी है, वो ठोस के अलावा भी अन्य अवस्थाओं में आपको मिल रही है, साथ ही आप क्या कह रहे हैं कि वो कठोर नहीं है बल्कि कैसी है? सॉफ्ट है, और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक भी कैसे हैं? कम है, बहुत कम तापमान में वो पिघल रही है या फिर उबलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप क्या कह रहे थे? अधातुएं यानी नॉन मेटल्स कह रहे थे। फिर आपने कुछ मटेरियल्स को ऐसे देखा या तत्व जिन्हें आप कह रहे हैं कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जा रहे थे। फिर ऐसे जितने भी आपके क्या आए? तत्व आए, एलिमेंट्स आए, उनको आपने क्या नाम दिया? मेटेलॉइड्स नाम दिया। ठीक है, तो मेटल्स नॉन मेटल से ठीक विपरीत होते हैं, वही जो मेटेलॉइड्स होते हैं उसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, अलग अलग अभिक्रियाएं आपने देखी थी धातु और अधातुओं की कि किस तरह से अलग अलग चीजों से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके आपके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, लास्ट में आपने देखा था कि किस तरह से आप एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराने पर आपने क्या अभिक्रियाशीलता देखी उनकी, और वो आपने सक्रियता श्रेणी का क्रम देखा कि जो इनकी सक्रियता श्रेणी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है या जो मेटल है आपका, वो क्या करेगी? अपने से कम क्रियाशील को क्या कर देती है? उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ओके, तो इसमें आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे। वहीं आज आप देखेंगे कि किस तरह से एक धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करती है। ओके, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी आपका जो क्या है? धातु है और दूसरा क्या है? आपका अधातु है, इसके बीच में क्या हो रही है? अभिक्रिया। ओके, एक आपका धातु होगा, दूसरा अधातु होगा, उनके बीच में अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया किस तरह से होगी? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक का मतलब क्या होता है आपका? कि जो आउटर मोस्ट आपकी ऑर्बिट होती है, शेल होगी। शेल के बारे में पढ़ा था जब आप एटम यानी परमाणु की संरचना पढ़ते हैं, तो परमाणु की संरचना में आपने क्या बोला कि बीच में आपका क्या होगा? नाभिक होगा। इस नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाहर आपकी क्या होती हैं? शेल्स होती हैं या कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है।
इलेक्ट्रॉन वहां घूम रहा है और इस अष्टक, जिस अष्टक की बात कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल होगी, यानी सबसे बाहरी जो शेल होगी, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके इस एटम को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करें। ओके जब इसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसे अन्य किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो ये कैसा होगा, स्थायी हो जाएगा, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। और ये कंप्लीट अष्टक जो है, कंप्लीट ऑक्टेट जो है, वो कहाँ मिलता है आपको, अक्रिय गैसों के केस में मिलता है, जिनमें कि क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। तो जिसके पास ऑलरेडी अष्टक पूरा है, उसको किसी से बॉन्डिंग करने की, बंध बनाने की, आबंध बनाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बंध को मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जैसे हम किसी से रिलेशन बनाते हैं, हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती या फ्रेंडशिप हम अपनी जरूरत के हिसाब से भी करते हैं कि हमें किसी का कोई नेचर बहुत अच्छा लगता है या किसी में कोई गुण बहुत अच्छा है, और क्या हो सकता है, हमें किसी चीज की जरूरत हो सकती है या सामने वाले को किसी चीज की जरूरत हो सकती है, तब भी हम उससे बात करते हैं आगे बढ़ के और एक तरह का रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अभी अष्टक का मतलब है कि हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम उस इंसान से या सामने कोई पर्सन है उससे बात ही नहीं करेंगे, दोस्ती ही नहीं करेंगे, यानी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वो केस किसका होता है, आपकी अक्रिय गैसों का होता है। अक्रिय गैसेस क्या कहती हैं आपकी, कि हमारे पास सारी चीजें हैं, यानी हमारा जो क्या है, अष्टक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिट जो है हमारी वो फुल्ली भरी हुई है, कक्षाएं हमारी भरी हुई हैं, आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी सबसे बाहरी की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अंदर भरी हुई होंगी, जहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता है, पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी में 8 है, तो वो क्या कह रहा है, मैं किसी से बॉन्डिंग नहीं करूंगा, यानी मैं कैसा रहूंगा, अक्रिय रहूंगा। अक्रिय का मतलब क्या है, मैं क्रिया नहीं करूंगा। बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कि क्रिया कर रहा है वो किसी तरह से, और कैसा हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये गैसें कैसी होती हैं, अष्टक भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अष्टक का मतलब ये याद रखना है कि कक्षाओं में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो मुझे आवश्यकता नहीं है किसी से फ्रेंडशिप करने की, यानी क्रिया करने की, इसी वजह से मैं अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहलाता हूं। तो जो सारी गैसेस आती हैं अक्रिय गैसें में, वो कैसी हैं, निष्क्रिय है, इस वजह से ये क्या नहीं कर रही हैं, अभिक्रिया नहीं कर रही हैं। अन्य तत्व भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अक्रिय गैसों के अलावा जो उत्कृष्ट गैसेस आप जिन्हें कह रहे हैं, उनके अलावा भी जितने आपके क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें भी यही गुण पाया जाता है कि वो कोशिश करते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ओके, उन 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, अब किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का देना और लेना किस तरह से होगा, कि आपका अगर कम इलेक्ट्रॉन है और कम इलेक्ट्रॉन देकर के अष्टक पूरा किया जा सकता है, यानी अगर यहाँ पर इस वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका आउटर मोस्ट नहीं, ये जो ब्लू वाली नई कक्षा मैंने बनाई ये आउटर मोस्ट है, सपोज इसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी ले करके अष्टक पूरा करना थोड़ा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, या क्या कहेंगे, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी 7 इलेक्ट्रॉन लेने में। उसके बजाय वो क्या कर सकता है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास जो अंदर वाली ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट हो जाएगी अभी, और उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसको अष्टक मिल जाएगा। तो वो इस केस में क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, कि यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन, अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यानी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। तो इस केस में अगर यहाँ अंदर वाली ऑर्बिट में भी हम क्या कह रहे हैं, कक्षा में भी हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इन 7 को दे करके भी अष्टक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अंदर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ड कंप्लीट क्या है वो कक्षा है,
वहां पूरा अष्टक उसे मिल रहा है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देकर भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ओके, बजाय किसके, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में। तो उस केस में वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये गुण किसमें पाया जाता है, सभी तत्वों में पाया जाता है। वो क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से करते हैं, या तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या फिर क्या करेंगे, उनको त्यागेंगे। और ये किससे पता चलता है आपको, जब आप उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके आधार पर आप बताते हैं कि अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेगा, त्याग देगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और कम इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्रहण करने से ही अष्टक मिलेगा तो उस केस में वो ग्रहण करेंगे, ओके। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है। जिन मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे उनका एक और गुण यहाँ पर आता है कि उनका गुण कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को दूर रखने की। यानी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजेंगे और जब वो अपने से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके। जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, ग्रहण करने की, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो उससे उन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ओके। जब धातु व अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तथा दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म में आप क्या करेंगे, देखें, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाएगा आपका, आयनिक यौगिक कहा जाएगा, ओके। आयनिक यौगिक किसे कहा गया, जब आपका धातु किसी अधातु से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। हमने हेडिंग भी क्या लिखी है, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातुओं के बीच में अभिक्रिया। तो धातु और अधातुओं के बीच में अभिक्रिया होने के बाद ही हमें क्या मिलते हैं, ये आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब आयंस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओके। जैसा कि आपने यहाँ से 2 चीजें पढ़ी, एक आपने कहा कि धातुओं की प्रवृत्ति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को देने की होती है और अधातुओं की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने आयनिक कंपाउंड्स, ओके। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। किसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड का। इस सोडियम क्लोराइड में जो Na है यानी कि आपका सोडियम है वो क्या है, धातु है, और जो Cl यानी कि क्लोरीन है वो क्या है, आपकी अधातु, ठीक है। धातु यानी मेटल आपका क्या हो गया, Na हो। इस Na की बात करेंगे तो आपने जो 9th क्लास में भी आपने अलग अलग एलिमेंट्स तत्वों के बारे में पढ़ा है, तो ये बहुत मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स में आते हैं। तो सोडियम क्लोराइड आपने वहां भी पढ़ा था। तो ये सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है, उसमें कितने आपके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ओके। अपने आप में अभी ये सिर्फ सोडियम है, एलिमेंट है, ये एटम है ये एक। तो जब एटम की बात होती है तो एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और हम क्या कहते हैं, एटम अपने आप में न्यूट्रल है, यानी दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। 11 है तो इस 11 में आपके क्या हो जाएंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 11 आपके निगेटिव चार्ज होंगे, वहीं 11 ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे, ओके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है इसका, कि पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे और तीसरे में 1 आएंगे, ओके। अब मैं कह रही हूं कि 2, 8, 1 तो सही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है सोडियम एटम का, ओके। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सोडियम एटम स्थायित्व प्राप्त कर ले, यानी स्थायित्व प्राप्त करने का क्या मतलब था, जो हमने इससे पहले पढ़ा कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। अभी उसके पास क्या है, नाभिक है, नाभिक के बाहर क्या है, इस तरह से 3 कक्षाएं। पहली कक्षा में वो कह रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में वो कह रहा है मेरे पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है,
और लास्ट वाली कक्षा में वो क्या कह रहा है, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो मैंने पहले केस बताया था आपको, अगर मेरे पास यहाँ पर भी इस वाली कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, सोडियम कह रहा है कि मेरे पास अगर आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं तो मैं स्थायी हो जाऊंगा, मैं स्टेबिलिटी को ग्रहण कर लूंगा। तो वो 8 मेरे पास कैसे होंगे, तो वो क्या करेगा, उसके लिए 7 और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को देना उसके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन को उसने जब त्याग दिया तो अभी क्या हुआ, हमने कहा 11 ही इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, लेकिन यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज है। इन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन कर रहे हैं, 10 प्रोटॉन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोटॉन अभी भी क्या है, बच रहा है, और वही आपका क्या बना रहा है, Na+ आयन बना रहा है। तो क्या बन गया, यहाँ Na का पॉजिटिव चार्ज बन गया। कब, जब Na ने, सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी निकाल दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अभी अष्टक पूरा हो गया, ये वाली शेल आपकी खत्म हो जाएगी, अष्टक पूरा हो गया। दूसरा किसका केस देखेंगे अभी, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या कहता है, मेरे पास 17 क्या है, परमाणु क्रमांक है मेरा, और 17 परमाणु क्रमांक क्या कहता है कि 17 ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और 17 ही मेरे पास क्या है, 17 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और 17 ही मेरे पास क्या है, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वो कह रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7। ये होगा मेरी जो न्यूक्लियस के नाभिक के बगल वाली ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाले, उससे बाहर वाली में 8 होंगे, और सबसे बाहर वाली में कितने होंगे, 7। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इसमें हो गए, 7 इसमें हो गए। ये हो गए 7, आउटर मोस्ट में 7 हो गए, उसके अंदर वाली में 8 हो गए, और न्यूक्लियस के पास वाली जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सब हमने देखा कि 2, 8, 7 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में 7। अब क्लोरीन क्या कहता है कि अगर मेरे पास आउटर मोस्ट में 8 होते तो मैं क्या कर लेता, स्थायित्व ग्रहण कर लेता, जैसे सोडियम कह रहा था। ये स्थायित्व कैसे ग्रहण करेगा, इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना कोई आसान बात होती नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इजी है। जैसे इस केस में एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना इजी था एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने। इस केस में भी वही होगा, 7 को वो ग्रहण 7 को वो त्याग नहीं पाएगा, बल्कि एक को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो एक को ग्रहण करने में वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर +1 इलेक्ट्रॉन। आप कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपके पास प्रोटॉन कितने रह गए, 17। ओके, यानी इससे क्या पता चलता है कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे थे। एटम अपने आप में क्या हो रहा था, न्यूट्रल हो रहा था, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आ रहा था आपके एटम। ओके, लेकिन 17 प्रोटॉन अभी भी 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। वो इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है कि मैं आपके इस Cl को स्टेबिलिटी दे रहा हूं, स्थायित्व दे रहा हूं, और ये ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से आपका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया है। ऑक्टेट पूरा हो गया है तो एटम में स्थायित्व आ गया है। वो एटम में स्थायित्व किस वजह से आया, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं, एटम न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन अभी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक्स्ट्रा है, तो वो क्या बना रहा है, Cl निगेटिव आयन बना रहा है। ओके,
तो हमने क्या कहा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो इस तरह से सोडियम क्या था, आपकी धातु थी। धातु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव आयन बना रही है। तो समझ गए कि त्यागने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, निगेटिव चार्ज कम हो गया है, तो इनडायरेक्टली पॉजिटिव की मात्रा बढ़ गई है वहां पर, यानी जो आपका धातु है वो पॉजिटिव हो गया है। दूसरा, जो आपकी क्या थी, अधातु थी क्लोरीन, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, और ग्रहण करके जब वो निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रही है, तो यानी अपने आप में क्या बना रही है, Cl निगेटिव आयन बना रही है। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां से क्वेश्चन निकल के आता है आपका कि मैम ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको और ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया वो किसको दिया, कहाँ उसने, त्याग तो उसने दिया, लेकिन ऐसे ही तो वो कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता ना। और जो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो कहाँ से किया। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जब ये दोनों अभिक्रिया किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में अभिक्रिया हो रही थी, तो यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया हो रही है, और जो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया ये किसको दिया, इस अधातु यानी क्लोरीन को दिया। ठीक है, और तभी इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया होने के बाद इस तरह से NaCl एक आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक बना रहा है। और यहीं से आपका, चूंकि ये एक आयनिक यौगिक है, तो इस आयनिक यौगिक में Na और Cl के बीच में आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, और वो आयनिक बॉन्ड क्या कहता है कि आपका उस आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये आयनिक यौगिक है NaCl, इसमें एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। यही आपका क्या है, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्डिंग है। ओके, क्या समझ में आया। आयनिक बॉन्ड इस प्रकार का बॉन्ड होता है, बंध होता है, जिसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसी बीच में, इसी वजह से उनके बीच में क्या बन रहा है, बंध बन रहा है। चूंकि वहां पर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, दूसरा निगेटिव, तो इस वजह से वो दोनों क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन की वजह से आपका NaCl यानी आयनिक जो यौगिक है वो बना हुआ है, और ये जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जब भी अट्रैक्शन बॉन्ड आप क्या पढ़ रहे थे, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा जहां पर भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है वो कौन सी स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। इसलिए NaCl आपको कौन सी स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में। या आप क्या कहेंगे कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होंगे वो किस में मिलेंगे, आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में आपका क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सोडियम क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल से, यानी जो सबसे बाहर की कक्षा है, ये जो क्रॉस का आपको साइन दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो डॉटेड साइन है वो आपको क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। ओके, सोडियम का एटम क्या कहता है कि दो मेरे पास इस वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे वाली बाहर की कक्षा है मेरी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन भी मैं किसको दे दूंगा, क्लोरीन को दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप में क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए। और मैं जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूंगा तो क्या बना दूंगा, Na पॉजिटिव बना दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही थे। प्रोटॉन कितने थे आपके पास, 11 पॉजिटिव चार्ज थे और 11 ही आपके पास निगेटिव चार्ज थे, यानी इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, तो मेरे पास अब कितने रह जाएंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे 10 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है अभी भी, तो वो कहाँ आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के रूप में आपको दिख रहा है। Na प्लस हो गया, आयन बना लिया।
Cl क्या कहता है कि भाई Na को क्या चाहिए, स्थायित्व तो चाहिए, तो मुझे भी तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं स्टेबिलिटी कैसे लूंगा, मुझे भी अष्टक पूरा करना है। यानी अष्टक का सिंपल मीनिंग है जो आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम सबसे बाहरी जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मेरे पास कितने हैं, 7 ही हैं, क्योंकि 17 मेरा परमाणु क्रमांक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 इस वाली में हो गए। अब कितने कितने बचे, 8 और 2 10 हो गए, और सबसे बाहर वाली में बचे 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। एक इलेक्ट्रॉन कहां से लूंगा मैं, जो Na ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, उसको मैं ग्रहण करूंगा। अभी मेरे पास कितने थे, 17 मेरे पास क्या थे, प्रोटॉन थे यानी पॉजिटिव चार्ज थे, और 17 ही मेरे पास क्या थे, निगेटिव चार्ज। अभी मैंने क्या किया, Na से एक और निगेटिव चार्ज ले लिया है, तो मेरे पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 17 ही हैं। 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। उसी की वजह से क्लोरीन क्या कर रहा है, निगेटिव आयन बना रहा है, ऋण आयन Cl नेगेटिव बना रहा है। ओके, तो ये आयन में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, Na और Cl। जब ये आयन में कन्वर्ट हुए तो इन्होंने क्या किया, आपको पता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसके बाद क्या बनेगा, आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक यौगिक बनेंगे। तो आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है, आयनिक बॉन्ड क्या कह रहा है आपका, इस तरह से आपका ये आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस किसका था, Na का था। ये कहाँ चला गया, Cl के पास चला गया। अभी Cl के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और यहाँ Na के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ Na के पास 3 कक्षाएं थी और यहाँ Na के पास 2 ही कक्षा है। क्यों, क्योंकि एक कक्षा का जो लास्ट वाली कक्षा थी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो इसने ट्रांसफर कर दिया है, इसको दे दिया है, तो वो कक्षा भंग हो गई है, यानी उसमें अब कुछ है ही नहीं, तो उसको लगा के क्या करेंगे, तो 2 ही कक्षाएं हैं। और जो सबसे बाहर वाली कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, यहाँ 3 कक्षाएं हैं, और आपकी जो सबसे बाहर वाली कक्षा थी उसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अभी ये किसका आ गया है, Na का आ गया है, तो अभी ये 8 पूरे हो गए। तो इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। आयनिक बॉन्डिंग क्या कह रही है आपकी, कि एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यही होगा, और साथ में क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो आयनिक कंपाउंड आपका क्या हो गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो सोडियम क्लोराइड का हमने यहाँ पर क्या देखा, एग्जाम्पल देखा। सोडियम क्या कहता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि एक धातु है, ये भी आपको याद रखना है कि धातुएं ही क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग रही हैं, दे रही हैं, उससे दूर हट रही हैं, और क्या कर रही हैं, पॉजिटिव आयंस बना रही हैं, यानी धनात्मक आपके आयन बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि एक धातु है का प्रयास करते हैं, किस चीज का प्रयास करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन को त्यागने का। और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बना देगा, आपका पॉजिटिव आयन बना देगा। इसके अष्टक अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए सोडियम अपने M कोश को, M यानी ये आपकी K हो गई, ये L हो गई, ये M, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, M कोश में 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में ज्यादा काम करना पड़ेगा बजाय किसके, 1 इलेक्ट्रॉन को देने में। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना इजी हो गया उसके लिए, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस प्रकार यह M कोश से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन, सोडियम, और धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। अब इसके L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तथा यह बाह्यतम कोश बन जाता है। यही हमने पहले देखा था। ये आपकी K हो गई, ये L हो गई, ये M कोश हो गई। इस M से उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब जो K और L वाली कोश है, जो L वाली कक्षा है उसकी, वही उसकी बाह्यतम कक्षा बन चुकी है, क्योंकि M वाली से उसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है। अब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बाह्यतम कोश क्या हो गई, L वाली। ओके, इतनी चीजें समझ आ गई। देन उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तथा यही इसकी बाह्यतम कोश बन गई, और यही इसको स्थायित्व प्रदान कर रही है। साथ ही क्या कर रही है, आयंस में कन्वर्ट कर रही है, जहां पर Na आपका क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है।
ओके। तो इस तरह से आपका Na का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आपका एक पॉजिटिव जो होगा Na पॉजिटिव वो Cl के निगेटिव से क्या रहता है, बॉन्डिंग कर रहा होगा। ओके। दूसरा जो ये आपका Cl निगेटिव है, ये भी आपके कहां से, इस तरह से अलग अलग साइड से Na के पॉजिटिव आयन से जुड़ रहा होगा। ओके। तो ये आपका क्या हो गया, NaCl के क्रिस्टल्स अगर आप खोलते हैं तो इस तरह से आपको वहां पर Na और Cl आपस में बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे। जहां पर Na का पॉजिटिव है वो Cl के निगेटिव से घिरा होगा और Cl का जो निगेटिव है वो Na के पॉजिटिव से क्या होगा, घिरा होगा। ओके। जल्दी से इसको बनाएंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, धनात्मक आवेशित सोडियम धनायन या सोडियम आयन कहलाता है, इस निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका विन्यास कैसा हो गया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, यानी Na पॉजिटिव कब बन रहा है, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। ओके। 2 8 1 Na का, Na एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, लेकिन Na पॉजिटिव का क्या होगा, 2 8 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे त्याग दिया है। समान रूप से यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 287 है, जो कि एक अधातु है। क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन के लिए उसके M कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा क्या होगा, सरल होगा। समझिए क्या कह रहे हैं कि Cl के लिए 7 है, क्योंकि आउटर मोस्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होगा, आसान है। किसके बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। Na ने तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, तो क्या Cl भी 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा कर लेगा, क्योंकि अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी किसी को दे देता है, तो उसके पास भी तो अंदर की कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तब भी उसे अष्टक मिल रहा है। लेकिन ये इसमें क्या होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स हटाने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। उसके बजाय क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। ओके। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ग्रहण कर लेता है तो उस केस में भी उसको क्या मिल जाएगा, अपना अष्टक मिल जाएगा, और अष्टक मिल करके वो Cl निगेटिव आयन यहाँ पर क्या कर देगा, बना देगा। ओके। तो इस तरह से क्लोरीन के लिए उसके M कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना 7 इलेक्ट्रॉन को देने की अपेक्षा सरल होता है। वो 7 को देगा नहीं, बल्कि एक ग्रहण कर लेगा, इसीलिए उसके पास अभी भी अपनी M कक्षा, ठीक है। K में उसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, L में उसके 8 इलेक्ट्रॉन थे और M में उसके कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। ओके। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन किसका, Na का, और उसके बाद Cl निगेटिव बना लेगा, और इसकी जो ये M वाली कक्षा है ये ऐसे ही क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी। ओके। इस प्रकार ये अपने M कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋण आवेशित हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पॉजिटिव की मात्रा कम हो गई है, निगेटिव की मात्रा बढ़ गई है। अब यह क्लोराइड आयन या ऋण आयन कहलाता है। इसे Cl निगेटिव KLm 288, 8 पूरे हो गए अब, क्योंकि उसने एक ग्रहण कर लिया। सोडियम तथा क्लोरीन आपस में आकर्षित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि सोडियम में आपका क्या है, पॉजिटिव है, और Cl में आपका निगेटिव है, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षित होते हैं और मजबूत बंध बनाकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में रहते हैं। आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, और इन्हीं के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बंध बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ओके। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में। NaCl का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे घर पे जाकर के, और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।